भारत माता की जय। तो आई एम सो एक्साइटेड टुडे, ठीक है, क्योंकि आज आज एक तरीके से कहा जाए तो एक व्लॉग भी है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे गांव का कुछ दृश्य दिखाऊंगा आपको। और आज हम लोग एक कुछ नया करने वाले हैं, वो नया आपको आगे वीडियो में दिखेगा और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। और वही सब कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी हरियाली है। अभी फिलहाल कुछ देर पहले बारिश भी हुई है और सब कुछ मतलब बढ़िया है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वनवासी सेवा आश्रम। वनवासी सेवा आश्रम हमारे गांव का नाम है गोविंदपुर आश्रम, है ना। और इधर हम लोग जाएंगे आश्रम की तरफ आज, और आश्रम की तरफ जाने के बाद कुछ नया आपको मैं दिखाऊंगा, है ना। तो भाई मैं एक शायरी भी आज बोलना चाहूँगा कि ना तन से प्यार है न धन से प्यार है, ना तन से प्यार है न धन से प्यार है, हमको तो सिर्फ अपने वतन से प्यार है। हेलो गाइस, सो फाइनली वी आर ऑन द मेन एंट्रेंस गेट। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे तो आश्रम को रीच करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी द्वार, जो कि गांधी जी की धर्मपत्नी के नाम पर इस द्वार का नाम है। तो गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला आश्रम है। तो इसके बारे में हम लोग हर कुछ जानने की कोशिश करेंगे, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग के सामने। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्वाधीनता और स्वावलंबन के बिना ग्राम स्वराज्य अधूरा है। ये गांधी जी का कथन है। स्वाधीनता और स्वावलंबन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, किसी भी ग्रामीण अंचल या शहरी अंचल किसी चीज़ को भी ले लिया जाए तो स्वाधीनता बहुत ही ज़रूरी है। स्वावलंबी होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग इस साइड भी देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्त्र स्वावलंबन ग्राम स्वराज्य का आधार है। तो वस्त्र भी अगर हम खुद से बनाते हैं तो ये भी ग्राम स्वराज्य का आधार हो जाता है। और ग्रामोद्योग ग्राम अर्थरचना का केंद्र है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो जो कि बहुत अच्छा हो जाता है। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताता हूँ जब हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ एक अंकल होंगे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, फिर मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर दिखाऊँगा कि क्या क्या इसके अंदर है, किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। मतलब कि यहाँ देखते हैं और कैसा मतलब कपड़ा आपको कैसा यहाँ पर मिल पाएगा, ये अंकल बताएंगे आपको। अंकल जी आपका नाम? रामगणेश नाम है। रामगणेश जी से पहला सवाल ये है कि यहाँ पे किस किस तरह की वस्तुएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ ये खादी ग्रामोद्योग विभाग है, एक जो है यहाँ पर जो है हल्दी मसाला का उत्पादन है, सरसों का तेल उत्पादन है, साबुन, अगरबत्ती और शहद भी तैयार होता है जी। इसके बाद जो है खादी में है सूती कपड़े, यहाँ कटाई और बुनाई का भी कार्यक्रम होता है। और कटाई के जो है कुछ ऐसे जगह हैं जो कि हमारे सेंटर हैं, बबनी में हो गया, बीजपुर में हो गया, यहाँ जो है कटाई के कार्यक्रम चल रहे हैं। बुनाई का जो है अभी तक बुनकर यहाँ नहीं आ चुके हैं, इसके पहले जो है थे। अभी तक बुनाई जो है कुछ बुनकर अपने घर पर ले जाके सूट की बुनाई, कपड़े की बुनाई कर रहे हैं। तो हमको ये बताइए, जो कपड़ा वगैरह और जो भी यहाँ पे तैयार किया जाता है, बिल्कुल जो मसाले आप यहाँ पे लिखे बता रहे हैं, मसाले मिलते हैं और शहद मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, वो क्या हमें शुद्ध रूप से उपलब्ध हो पाता है? हाँ, हमारे यहाँ जो जैसे यहाँ का उत्पादन जो हो रहा है, ये जो है प्योर जो है, जैसे तेल हो गया प्योर मिलेगा, सरसों का तेल, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं पेरा जाता। और हल्दी मसाला जो है, हल्दी यहाँ का उत्पादन मिलेगा। और मसाले में जो है खड़ा मसाला हम बाहर से लेते हैं, जो अपने यहाँ पिसाई करके उसको पैकिंग करके बेचते हैं जो है। और बेचने के लिए जो है अन्य दुकानों पर भी जैसे मिलेगा हमारे यहाँ का उत्पादन। और अपनी दुकानें हैं, जैसे बीजपुर में हो गया, गोविंदपुर में हो गया और रेणुकूट में हो गया, ये यहाँ का उत्पादन, जो यहाँ का उत्पादन होगा, जो यहाँ इस रेट में मिलेगा उसी रेट में रेणुकूट बीजपुर में भी मिलेगा उसी रेट में। इस पर जो है वहाँ ये नहीं है कि अलग से उसका रेट लगाया जाएगा। जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो रेट जिस दर पर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है सामान, वही मतलब बीजपुर यहाँ से जाता है, रेणुकूट जाता है और काफ़ी जगहों पे जाता है, उसी रेट पे आपको उपलब्ध होता है। और जैसा कि बता रहे हैं अंकल जी, तो काफ़ी ये शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है, बिल्कुल सफाई से। और जो भी कार्य होता है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से किया जाता है। और सारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो एकदम मन वचन कर्म से, लगन से किसी भी कार्य को करते हैं। और ये आश्रम काफ़ी कब इसकी स्थापना हुई थी? अभी हमारे खादी ग्रामोद्योग की स्थापना सन 1978 में हुआ है। जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1978, तो काफ़ी वर्ष हो चुका है, ठीक है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग जैसा कि मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में जो हमारा स्वदेशी ग्रामोद्योग है वो भी काफ़ी हर्षोल्लास से भरा हुआ है। और ये आप लोगों को ये जानकारी मिली यहाँ से। अंकल जी आप और कुछ बोलना चाहेंगे? और स्वतंत्रता जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? इसके विषय में आगे हम लोग तो जो है राष्ट्रीय झंडा जब फहराते हैं उस दिन जो है एक यहाँ कार्यक्रम होता है, उसमें जो है यहाँ के मंत्री हो गए और मैनेजर हो गए, ये सब अपने राष्ट्रीय झंडे के उपलक्ष्य में जो है स्वतंत्रता दिवस के बारे में जो है वहाँ उच्चारण होता है। और फिर इसके बाद यहाँ तो कुछ अभी
मतलब तैयारियां पूरी चल रही है। हो सकता है मंत्री जी आ जाए, मंत्री जी संजीव गोंड जी विधायक हैं इस क्षेत्र के हमारे, ठीक है। और यहाँ दुधी विधानसभा से राम दुलारी जी विधायक हैं, तो कोई भी यहाँ पर उपलब्ध आ सकते हैं झंडा वगैरह फहराने के लिए। हमारा जो 15 अगस्त है वो काफी करीब है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग और लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए कितना सुंदर हरियाली है यहाँ पर और बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। देखिए एक भी कचरा, पन्नी, प्लास्टिक आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा ज़्यादा, मतलब कि जो भी है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। और मतलब देखिए वहाँ लेखागार है, वहाँ अंबर चरखा स्टोर है और वहाँ फुटवेयर स्टोर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मैनुफैक्चरिंग की जाती हैं। और देखिए यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, आपको मैं दिखाऊँ तो मतलब ये काफ़ी एक्साइटिंग यहाँ पर हो जाता है आना। अगर आप आना चाहें तो हमारे क्षेत्र में बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पर मोदी जी का फोटो लगाया है, उधर छत्तीसगढ़ है और ग्रामोद्योग विकास योजना अंतर्गत 10 दिवसीय पैदल अगरबत्ती का कौशल विकास, तो ये सब काफ़ी दिन पहले हुआ, 1 सितंबर 2021 को हुआ है। तो इसका पोस्टर हम यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे इक्विपमेंट रखे हुए हैं जहाँ पर इमरजेंसी का काम होता है। तो हम लोग इस साइड अब देखिए अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे साफ सफाई का जी। देखिए यहाँ पर आइए आप लोगों को दिखाते हैं। एक यहाँ पे हमारे बुजुर्ग दादाजी हैं, यहाँ पर झंडा प्रेस करने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारा तिरंगा झंडा है यहाँ पर रखा हुआ है, कैसे हम लोग छू सकते हैं, छू सकते हैं। अच्छा देखिए वहाँ पर भी रखा हुआ है, आइए देखिए। तो ये देखिए अभी झंडा खुल गया है और ये हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा, इस पे हजारों लहू। इस झंडे को कहा जाता है कि ये भाई ये जो कपड़े का टुकड़ा नहीं है जिसपे नारंगी सफेद हरा वगैरह रचा हुआ है, ये क्या है हमारे देश के जो वीर जवान हैं इनके लहू से इस झंडे को सींचा गया है। और ये झंडा काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमारे देश भारत का झंडा है। तो यहाँ पे देखिए ये दादाजी है, यहाँ पे दादाजी आपका नाम, हाँ आपका नाम नंदलाल है, नंदलाल, हाँ नंदलाल कनौजिया जी। तो दादाजी आप ये बताइए यहाँ पर एक झंडा प्रेस का काम कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं जी, और हम ये छापते भी हैं। अच्छा जी, ये दादाजी छापते भी हैं, तो कितनी बड़ी बात हो जाती है कि इस उम्र में भी किस तरीके से आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं। और आगे दादाजी आप बताइए कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कैसी चल रही है। सब जोरदार से चल रहा है। तो बहुत जोरदार से तैयारियाँ चल रही हैं। और हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब जगह हम लोग जो लगे थे। हाँ, लखनऊ दिल्ली तक इस आश्रम पे झंडे जाते हैं, कितनी बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है। और खादी के झंडे हैं, खास करके खादी के बने हुए हैं, दादाजी के हाथों का प्यार इस झंडे में लगा हुआ है, तो बहुत ही मतलब कि एक्साइटिंग हो जाता है हमारे लिए जानना। और दादाजी और कुछ आप कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा बिल्कुल करीब है। अच्छा दादाजी के भी अभी काम में व्यस्त है, तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग आगे। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर तेल और सिलाई का काम होता है। बस मैं आ रहा हूँ आपके साथ चल रहा हूँ आगे आगे। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल देखिए थोड़ा सा इधर खंडर टाइप का हो गया है, लेकिन काम इधर जोरों शोरों से साइड चलता है। यहाँ पर कुछ स्टोर रूम है, मसाला घर है, प्रदर्शनी स्टोर है, अगरबत्ती है, कंबल बुनाई प्रशिक्षण का कार्य होता है, अगरबत्ती स्टोर यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे देखिए इसमें अगरबत्ती रखा जाता है, यहाँ पे कंबल बुनाई और प्रशिक्षण वगैरह भी लोगों को दिया जाता है। चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मसाला स्टोर है, दिखाइए मसाला स्टोर है। और यहाँ पे तिलहन स्टोर है, यहाँ पे तिलहन वगैरह रखा जाता है। काफ़ी सारे यहाँ पे तिलहन मसाला रखा है। देखिए कांटा है, ऐसा कांटा शहर वाला बच्चा सबको यहाँ पे नहीं दिखता है, देखिए बहुत बड़ा बड़ा कांटा है, तो गाँव सब में दिखेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जमाना आ गया है, लेकिन ये कांटा वाटा आपको यहाँ पे गाँव में देखने को मिल जाएगा बना दो। यहाँ पे देखिए मसाला अनुपात है, ठीक है। यहाँ पे मसाला वगैरह को प्रिपेयर किया जाता है, तेल खाली यहाँ पे तैयार होती है। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, आइए बहुत एक्साइटिंग है आपका देखिए। इसके अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ पे मशीन लगा हुआ है और यहाँ पे रोलिंग करके यहाँ पे हिस्सा है, गोल मशीन लगा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बिल्कुल ही एकदम बहुत ही देखिए किस तरीके से अंदाज से ये डिस्पेराई का काम चल रहा है सबसे। और ये मशीन देखिए ऊपर से लगी हुई है जो इसको घुमाती है और उसके घुमाने से यहाँ पर पिराई का काम राम शंकर जी हमको मिल चुके हैं। अब ये बताएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे पिराई का काम चलता है, बिल्कुल ही एकदम इस मेथड से कि कोई भी मतलब वेस्टेज ज़्यादा ना हो और एकदम कायदे से यहाँ पर पेड़ लिया जाए, सरसों को पेड़ निकल जाए। देखिए यहाँ तो जैसे पहले गाँव में कोई करता इधर
बैल से पहले कोल्हू जो गाँव में चलता था वो हमारे यहाँ लगा है। इसको जो है बिजली सिस्टम कर दिया गया है मोटर से। और एक कोल्हू जो है हम करीब बहुत पहले से जो है इसको लगाए हुए रहते हैं। और जिसमें सारा इसमें लकड़ी का ग्लास है, लकड़ी का उखली है। और सरसों जो है हम करीब 8 घंटे में इसको कम से कम जो है 88 किलो जो है सरसों 2 ट्रैक्टर में निकाल लेते हैं। जब 8 घंटे में 88 किलो सरसों की पेराई हो जाती है। पेराई हो जाती है। और ये कोल्हू जो चल रहा है यहाँ तेल जो है सरसों के अलावा हम दूसरा कुछ नहीं देते हैं। यहाँ सरसों ही केवल यहाँ पेरा जाता है। और शुद्ध मात्रा में आपको मिलेगा यहाँ सरसों का तेल जो है लीटर में भी जो है मिलेगा, उपलब्ध रहता है। 245 रुपये लीटर है अभी जो है, और किलो पर है 265 रुपये। और हमने जो है कोल्हू का अलावा एक स्टेलर भी डाल रखे हैं, जो कोल्हू से जो खली निकलता है उस खली को स्टेलर में फेंकते हैं। और उसका तेल जो है अभी हम 200 रुपया किलो देते हैं स्टेलर का। स्पेलर का तेल 200 रुपये किलो है। और जो ये जो डायरेक्ट पिछला हुआ सरसों का तेल है जिसको हम लोग रोज सब्जी बनाने के लिए कुछ बनाने के लिए उपयोग करते हैं, वो कितना लीटर है? 265 रुपये किलो है। हाँ, वो 265 रुपये किलो है। तो काफ़ी हाँ, लीटर पर 245 रुपये। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। देखिए अंकल जी दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे ये सरसों का तेल है। ये सरसों का तेल देखिए कितना मतलब बहुत ही शुद्ध सरसों का तेल यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसको लिखा हुआ है कच्ची घानी का सरसों तेल। मतलब कि कोई ये देखिए ये सरकारी संस्थान है, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कोई किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं है। बस यहाँ पे एक मशीन का चित्र बनता हुआ आपको दिखेगा, वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पे जैसे कि कच्ची घानी सरसों तेल माता बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर सोनभद्र। तो ये हमारे गाँव की एक पहचान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ें की सब्जी मिलती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पर इतना बताएंगे कहाँ से सब्जी लाया जाता है और कहाँ से फ्राई होती है। सरसों जो जिससे ये घूम रहा है कोल्हू का जो ये ड्रम घूम रहा है, इसी में हमने सरसों डाला है। और तेल निकालने का इसका ऊपर में ही है जो यहाँ दिखाई दे रहा है करते हुए, और डब्बा रखा हुआ है। और एक इधर कोल्हू निकल रहा है बगल में, उसका जो है उसका तेलर घूम रहा है। और जो है ड्रम जो है आगे उसका सरसों जो ड्रम में खड़ा है वो बिल्कुल उसका उसी में खड़ा हुआ है। उसका तेल नीचे गिर रहा है, जो है डब्बा रखा हुआ है नीचे। और ये देखिए डब्बा कुछ नहीं है, कहाँ डब्बा हुआ है। ये डब्बा यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप। तो इसमें सरसों का तेल गिरता है, देखिए ध्यान से एकदम गिर रहा है। एक बूंद सरसों का तेल वहाँ पे गिरे जा रहा है। कचरा छानने के लिए छन्नी का भी उपयोग किया जा रहा है। तो आइए देखिए अंकल जी वाला। और जो है जैसे यहाँ का तेल महंगा तो है जो है, लेकिन शुद्ध है। बाज़ारों में तेलों की अपेक्षा जो है हमारे यहाँ तेल जो है महंगा है, लेकिन शुद्ध है। जैसे बाज़ार का तेल आप 20 ग्राम डालते हो, तो यहाँ का तेल 10 ग्राम आप डालिए सब्जी में हो गया या किसी में, तो अच्छा होगा। यदि मतलब स्वाद लाजवाब है, तेल गांव का खास है, ये सबसे बड़ी बात है। आपको मतलब क्या है? और जो है महंगा तो है जरूर जो है, ये समझता है कि महंगा है लेकिन शुद्ध है। तो पतंजलि का जो तेल आता है वो लगभग 210-215 रुपये लीटर अभी रेट चल रहा है। ठीक है, तो पतंजलि के तेल से भी क्या है तेल अच्छा हो जाता है। क्योंकि बाबा रामदेव हमेशा करते रहते हैं कि हमारा तेल सबसे अच्छा है, तो उससे भी अच्छा तेल होता है। बाबा रामदेव के तेल की अपेक्षा हमारे यहाँ का तेल जो है 1 नंबर का है। ये करीबन 50-100 क्योंकि हमारे यहाँ का तेल जो है हम जो फिल्टर भी जो करते हैं साधारण रूप से करते हैं, कपड़े पे छान को करते हैं और उसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं। केवल सरसों पेरा जाता है और इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। अगर सरसों तेल में बिना किसी केमिकल के एकदम शुद्ध सरसों तेल आपको हमारे गोविंदपुर आश्रम में मिल जाएगा। आप यहाँ पर आकर के इसकी उपलब्धता देख सकते हैं। और
और एक बहुत ही शुद्ध सरसों तेल है। इस तरीके से यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है हमारे यहाँ पर इस गाँव के लिए, ठीक है। आश्रम के अब बारी है यहाँ पे मसाले की। तो देख रहे हैं यहाँ पे मसाला अनुभाग यहाँ लिखा हुआ है, और मसाला अनुभाग के जो मतलब जाएंगे आप चप्पल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चप्पल खोल यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हल्दी अदरक क्वान्टिटी प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। ये देखिए हल्दी का पैकेट यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वीडियो में। तो देखिए हल्दी का पैकेट है, इस पे लिखा हुआ है बैच नंबर 64। यहाँ पे जुलाई 2022 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। मूल्य है यहाँ पर, मूल्य कितना लिखा हुआ है ये आपका नहीं लिखा है, 20 रुपये लिखा है क्या 100 ग्राम। अंकल जी हल्दी का पैकेट है 20, ये वाला कितने का है? 20 रुपये का है। 20 हाँ, तो 20 का एक पैकेट आपको मिल जाता है पिसी हुई हल्दी, ठीक है। तो ये वनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर सोनभद्र ये लिखा हुआ है, प्राकृतिक गुणों से भरपूर है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मसाले वगैरह काफ़ी ज़्यादा अंदर आ जाइए, दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए यहाँ पे गाइस, देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी जो हमारे बहुत ही श्रद्धेय पूजनीय, मैं इनको प्रणाम करता हूँ उनकी मूर्ति को। तो यहाँ पर देखिए इनका जन्म हुआ था 10/9/1887 को, और इनकी जो निर्माण हुई है, ठीक है, 20/2/1981 को मतलब इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और ये मतलब कि ये काफ़ी हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे पूजनीय है। तो ये आश्रम के आगे इनकी जो स्टैचू है वहाँ पर लगी हुई है, बनवासी सेवा आश्रम देखिए ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आगे इस साइड अंदर चलेंगे, और इस साइड अंदर से आपको मिल करके यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आपको बातचीत करवाएंगे, उन सभी लोगों से मिलवाएंगे, और जो यहाँ की हेड है उनसे मिलवाएंगे, और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस आश्रम की रूपरेखा है, क्या इसकी स्थिति है, और मतलब किस तरीके से इस आश्रम का विकास हो रहा है, और जो आश्रम में फंडिंग की जो कमी है और कई सारी चीज़ें यहाँ पे आश्रम में होती हैं उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने एक अंकल जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको सारी जानकारी देंगे आश्रम से जुड़ी हुई बातें, छोटी मोटी बातें, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए यहाँ विमल भाई। अच्छा, आपका नाम विमल भाई है, ठीक है, तो बहुत सुंदर नाम है जी। तो ये बताइए कि आश्रम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी जी। उस समय यहाँ पर बहुत ही भीषण अकाल की स्थिति रही जी। और उस अकाल में यहाँ के लोगों के घरों में अनाज तक नहीं थे, यहाँ तक कि यहाँ के जंगल भी सूखते जा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जो है यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, तत्कालीन जो सरकार थी, उनके द्वारा यहाँ पर राहत प्रदान करने के लिए जो है यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ था। शुरू में तो यहाँ पर जो है राहत के लिए जो है कार्यक्रम हुआ, इसके बाद फिर 66-67 में पुनः जो है भयंकर अकाल की स्थिति रही है। उस समय पर भी यहाँ सरकार की ओर से प्री किचन का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन वो कोई अस्थायी हल नहीं था। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे, उनकी प्रेरणा से जो है ये संस्था की स्थापना का जो है उनकी मंशा रही, तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। खासकर यहाँ पर जो है प्रारंभ में यहाँ जो सूखाग्रस्त इलाका रहा है, तो उसमें जो यहाँ पर वर्षा के पानी को रोक करके सूखा के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। आप यहाँ जो गोविंदपुर देख रहे हैं, ये जो एक तरह सूखाग्रस्त इलाके को कैसे हम सूखा से के प्रभाव को कम करें, इसके लिए एक मॉडल यहाँ बनाया गया है। यहाँ 7 छोटे बड़े तालाब हैं, उसमें वर्षा के पानी को रोकने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से आश्रम के द्वारा जो है यहाँ पर पूरे 400 गाँव में हम लोगों ने छोटी बड़ी इस तरह के जो है 2500 मिट्टी के बांध बनाया है, जिससे जो है किसानों को काफ़ी बड़ा राहत मिला है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर जो इस क्षेत्र में शोषण था लोगों के साहूकारों से और यहाँ के स्थानीय जो, तो शोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। साहूकारों द्वारा किसानों के ऊपर, गरीब मजदूरों के ऊपर बहुत शोषण किया जाता था। इसका निवारण भी आश्रम से निकल पाया पूरी तरीके से क्या? इसमें हम लोगों ने एक तो जागरूकता कार्यक्रम किया कि लोग जागरूक हो, उनके अंदर जो है एक साहस और हिम्मत बने। इसके लिए फिर हम लोगों ने जो इस तरह के शोषक वर्ग थे उनसे भी हम लोगों ने डायलॉग किया, और इस तरह की समस्या को हम लोग यहाँ पे जो बंधुआ मजदूर थे उनके मुक्ति का प्रयास किया गया, उनके विस्थापन का प्रयास किया गया। और जब मुक्त हो गए तो उनके विस्थापन पुनर्वास के लिए हम लोगों ने उनकी ज़मीन को जो है रहन छुड़ाने का काम किया। उनके लिए बैल, बीज, खाद, ये सब की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई। इसके साथ उनके शिक्षण का जो है जिसको हम लोग जो है उस समय एडल्ट लिटरेसी सेंटर का भी हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर चलाया सरकार के सहयोग से जी। और इससे काफ़ी बदलाव का हुआ जो है एक बड़ा प्रभावकारी काम। तो लिटरेसी सेंटर खोलने से क्या लोग वाकई में लिटरेट हो पाए? उस समय हमारे जो उस सेंटर से निकले, क्योंकि हमारे देश में मतलब बेरोजगार अशिक्षित लोगों की संख्या इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है, तो उस समय क्या स्थिति थी आप बताएं? उस समय तो 17% जो लिटरेसी रेट था,
और पूरे क्षेत्र में गिने चुने ही उस समय 7-6 लोग मिलते थे जी। तो हम लोगों के प्रयास से जो है काफ़ी जो है लोग उस सेंटर से पढ़े लिखे लोग जो है निकले, जो कि अपने काम को जो है ठीक से काम करने का, फिर वो हमारे एक तरह से नेतृत्व करने का भी काम किया। जो भी सोशल वर्क का जो काम था उसमें जो है ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने संगठन बनाया हर गाँव में, उसमें हम लोग ग्राम स्वराज सभा कहते हैं, उसमें वो जो हमारे साक्षरता सेंटर से जो निकले तो उसमें वो अगुवाई का भी काम किए, समाज के निर्माण के। तो मतलब कि एडल्ट सेंटर से निकले हुए लोगों ने आश्रम के लिए क्या क्या किया, ये बताएं थोड़ा सा। इसमें तो उन्होंने गांव में समाज ग्राम निर्माण के लिए उन्होंने एक संगठक की भूमिका निभाया उन्होंने जी। और इसके साथ जो है जो उनके लिए उनकी समस्या थी कैसे निदान करना है, उसके लिए उन्होंने अपने सलाह दिया कि हम क्या क्या हो सकता है, कैसे उसका जो निदान किया जा सकता है। फिर उन्होंने आगे चल करके स्थानीय लोगों की जो जिनकी समस्याएं थी उनको जो है कैसे उसमें भागीदार बने, इसके लिए उन्होंने आगे आकर के उसमें प्रयास किया, उनको जो है जागरूक बनाने का साथ प्रयास उनका जी। तो बहुत बहुत अंकल जी धन्यवाद आपका, आपने काफी सारी चीजें बताई कि आश्रम किस तरीके से आगे बढ़ा और आज आश्रम का जो ये जो फलसफा है, जैसा कि आप लोग आसपास अभी मैंने दिखाया हुआ है आपको, तो मतलब आश्रम का जो विकास है उस गति से नहीं हो पा रहा है। क्या सरकारों का रवैया आश्रम के प्रति ढीला है, ऐसा कोई बात है क्या? नहीं, सरकार का सपोर्ट मिलता है, जो हम लोग सरकार से संवाद भी करते हैं कि यहाँ की समस्या इस तरह की है, चाहे यहाँ की शिक्षा की समस्या हो, स्कूल ठीक से नहीं चल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सरकार से संवाद करते हैं, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करते हैं कैसे उसकी क्वालिटी बढ़े। उसी तरह से यहाँ की जो पर्यावरण की समस्या है इसके लिए हम लोग सरकार से बराबर बात करते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो चंद्र विजय सिंह जी से आपकी मतलब कि अक्सर बातचीत होती है। यहाँ पे कहना है कि शिक्षा भी काफी तेजी से यहाँ पर फैलाई जा रही है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी चीज आती है हमारे देश के लिए, क्योंकि किसी भी मजबूत समाज के निर्माण के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। बच्चों का, बड़ों का, सबका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आश्रम का स्कूल भी अभी आप लोग दिखाएंगे और यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स यहाँ पे पुरानी लगी हुई है, जैसे कि बैगा समाज को उत्थान किया गया बनवासी सेवा केंद्र। तो यहाँ पे जो मतलब कि आश्रम के द्वारा किए गए जो कार्य हैं मीडिया में जो प्रकाशित हुए हैं ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये फोटोज काफी पुरानी लगी हुई हैं। तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आपने हमको ये समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने यहाँ आकर के हम लोगों से बातचीत किया जी। सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एक्साइटिंग प्लेस, दिस इज प्रेरणा स्थल। और यहाँ पर जो आश्रम के 2 संस्थापक मुख्य थे और रागड़ी बहन और प्रेम भाई, इनकी समाधि है वहाँ पर जाएंगे तो हमको थोड़ी शांति मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं और आगे आगे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और यहाँ पे आश्रम का आप देख रहे होंगे कि प्रेरणा स्थल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा आनंद और एक परमानंद की प्राप्ति यहाँ पे होती है। काफ़ी ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर और इस तरफ हम लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं। हेलो गाइस, यहाँ पूजनीय प्रेरणा स्थल हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए पुष्प भी अर्पित पहले से किया हुआ है, जो लोग यहाँ पे आते होंगे तो प्रणाम करते हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा हो जाता है प्रेरणा स्थल, क्योंकि आश्रम के संस्थापकों की यहाँ पर समाधि है। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। पीछे कुछ लोग खड़े हैं और यहाँ देखिए कितना ग्रीनरी है, मतलब आसपास भी, और कितना सुंदर रूप से इस प्रेरणा स्थल को सजाया गया है। और पास में यहाँ पर एक तालाब है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे चल करके। तो हम लोग वहाँ पे उसी तालाब पर देखिए, यहाँ पर अब ये तालाब है पीछे। आश्रम के आसपास कुल 7 तालाब हैं, जिनमें से ये एक तालाब है, बहुत ही बड़ा तालाब है। यहाँ से थोड़ा देखिए, यहाँ पर बैरिकेटिंग किया हुआ है कि कोई भी जाके इसे कूद ना जाए, क्योंकि तालाब बहुत ज़्यादा गहरा है। तो बहुत अच्छा आपको लगा होगा देख करके, तो बहुत ही तालाब गहरा है और ये काफ़ी अच्छा हो जाता है यहाँ पर। अच्छा जगह है, यहाँ पर आप लोग आइएगा तो बहुत सुकून महसूस करिएगा और मतलब बहुत शांति यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर इतना चीज़ें हम लोग इस वीडियो में दिखाएं, ये बहुत ही पर्याप्त चीज़ें हैं। और स्वास्थ्य का भी यहाँ पे केंद्र है, विद्यालय है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं दिखाएंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों बाद फिर अपलोड किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।